वो मिशन इम्पॉसिबल जो काफ़ी देर पहले शुरू हुआ था, अब वो लगता है पाए तकमील को पहुँच गए। इसमें कई किरदार थे, कई सियासी जमातें थी, बड़ा टाइम लगा है। सबसे पहला इशू था जो आर्टिकल 243 का कि जनाब आर्म्ड फोर्सेज हैं वो किसके अंडर होती हैं। इस पे इज़रार खुरो साहब ने बड़ी अच्छी ट्वीट में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी। फील्ड मार्शल एक लाइफ टाइम पोजीशन या ओहदा या एजाज होता है। हमें DGISPR साहब बता रहे हैं कि 10 से 11,000 एकड़ जगह है, शायद उससे भी ज्यादा, जहाँ पे पॉपी उगाई जा रही है, जिसमें लोकल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। मेरा ख्याल है कि हर सोशलिस्ट की वेट ड्रीम अचीव कर ली हमने। लेनिन वापस आ रहा है, माओ वापस आ गया है। राना सुना ना, हमेशा झूठ में भी सच बोलते हैं। टोनी मोंटाना है वो। एक लैम्बोर्गिनी एवेंटडोर काली, यानी कि एक एवेंटडोर पीली और एक काली है, यू नो, लाइक डे एंड नाइट होता है। अल्लाह माफ करे, हमारे दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुद बहुत बड़े तनत्तर खान हैं। अस्सलाम नाज़रीन, मिशन इम्पॉसिबल अब बड़ा पॉसिबल हो गया, जो एक स्ट्रेटिजिक मूव थी जिसके तहत जमातें लॉन्च की गई थी। किसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीराइट किया जाए, किसी तरह लीगल हो जाए। ये जो टग ऑफ वॉर होता है हमारे मुख्तलिफ पावर कॉरिडोर्स का बिटवीन द मिलिट्री, जुडिशरी, पार्लियामेंट, उसको स्क्यू कर दिया जाए एक बंदे की तरफ या एक इदारे की तरफ। वो मिशन इम्पॉसिबल जो काफ़ी देर पहले शुरू हुआ था, अब वो लगता है पाए तकमील को पहुँच गए। इसमें कई किरदार थे, कई सियासी जमातें थी, बड़ा टाइम लगा है। आपको अप्रीशिएट करना है इस प्लान की खूबसूरती। ये ओवरनाइट नहीं हो सका, ये एक बंदे का विजन नहीं था, ये एक बंदे की ड्रीम नहीं थी। ये ख्वाब सिकंदर मिर्ज़ा ने देखा, फिर अयूब खान ने देखा, फिर ज़िया ने देखा, फिर कई और चीफ ने देखे। इसमें कई सियासतदान इन्वॉल्व थे, भुट्टो साहब इन्वॉल्व थे, जरदारी साहब इन्वॉल्व थे, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, सब इसमें इन्वॉल्व थे कि कैसे जो वो एक वेट ड्रीम है हार्ट स्टेट की, वो अचीव कर ली जाए। पिछले 2 साल से आप हर तजिया निगार को देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है, हार्ट स्टेट है, हमने ये चीज़ अचीव करना है। लोग जो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आएगी, उनको इंसेन कहा जाता था, कंस्पिरेसी थियरिस्ट कहा जाता था। जब 26वीं यानी तरमीम आ रही थी, लोग कहते कि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा खामोशी से आपको एक्सेप्ट कर लें। उसके अंदर आपने मेजर फंडामेंटल चेंजेस देखी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब वही तरमीम ऑन स्टेरॉइड्स सामने आ गई है, जो कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम। अब उसकी जगह जगह बात हो रही है। अब पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खुद जरदारी साहब के पास गए उनको समझाने के लिए कि ये मुल्क व कौम के लिए क्यों ज़रूरी है। बाय मुल्क व कौम ही मीन्स PMLN, PPP और डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, मैं ये आपको पहले प्रेफिस कर दूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि हमें एक जमहूरी निज़ाम से शिफ्ट किया जा रहा है एक प्योर टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ, जहाँ पे एक रूलिंग एलीट है जो बेसिकली इस मुल्क को चलाती है। उसके अंदर शक्लें थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। जो बादशाह का ताज है वो किसी और को पहनाया जाता है, लेकिन मेरी और आप ही कोई सही नहीं है। ना ही हम मीडिया पे ओपनली बात कर सकते हैं, ना ही हम किसी कोर्ट में जा सकते हैं, ना ही अगर हम पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट करते हैं वो कुछ कर सकता है। तो लिटरली मेरी और आपकी इनपुट सिर्फ एक स्लेव लेबर फोर्स की है कि मैंने और आपने काम करना है, उस पर टैक्स देना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और अगर सरकार को हमारी हरकतें पसंद आ गई तो वो हमें थोड़े बहुत बेनिफिट्स शायद दे दे। अब 27वीं आईनी तरमीम के जो प्रपोज चीज़ें सामने आई हैं मार्केट में, अभी तक एज अ कंसेंसस वो डॉक्यूमेंट नहीं आया, वो आ जाएगा, लेकिन प्रपोज चेंजेस उसमें क्या आ रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि एक अलहदा सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी मज़े की नहीं रही कि अब ज़रूरत पड़ेगी अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे वो टाइम याद है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जस्टिफिकेशन की, बिलावल भुट्टो साहब, द बेस्टियन ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियल्स, उन्होंने कहा था कि जनाब इससे कोर्ट प्रोसीडिंग्स तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के केस तो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं उनके पास। तो अगर हम ये फैसेट ले लेंगे उनसे तो लिहाजा लोगों के मुकदमे जल्दी सुने जाएंगे। कोई ना समझ इन लोगों को ये क्या बात करते हैं। बहरहाल अब ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरमीम में गुंजाइश है। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 243 जो बेसिकली सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस का आर्टिकल है, हम थोड़ी सी डिटेल में इसमें जाएंगे अभी थोड़ी देर में। क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ट्रांसफर ऑफ जजेस प्रोविजन, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शंस फॉर प्रोविंशियल शेयर्स ऑफ द NFC अवार्ड। ये जो 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड हुआ था कि फेडरल के जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिवाइड होंगे सूबों में पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर ताकि उनकी बेहतरी हो सके। ये वही NFC अवार्ड है जिसपे अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम 250 अरब रुपया बलूचिस्तान को देंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जनाब इसमें थोड़ी सी तरमीम होनी चाहिए, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी हमारी इसमें से। रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग मिनिस्ट्रीज टू फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि एक सब्जेक्ट जो प्रोविंसेस का था वो उठा के हम फेडरल गवर्नमेंट को वापस दे रहे हैं। इसकी एक या दो वजूहत होती हैं। एक,
कि प्रोविंसेस हैव फेल्ड इन डिलीवरिंग दिस, यानी कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब ये प्रोविंशियल मैटर्स बने थे तब से लेकर आज तक जो गवर्नमेंट्स थी प्रोविंसेस के अंदर, उन्होंने एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं की सही तरह। इसका मतलब है कि जो लोग पहले हमारे MPs थे और हेंस चीफ मिनिस्टर्स थे, वो जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो अब वो पता नहीं कौन सा तीर चला लेंगे। दूसरा इसमें ये चीज़ सामने आती है कि बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी भी किस्म की डिसओबीडियंस फ्रॉम अ प्रोविंस नहीं एक्सेप्ट करेगी। वो आपके दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स कि आपके बच्चों को तालीम क्या मिलती है, उनकी जहन साजी क्या होती है, और लिटरली आपकी पॉपुलेशन प्लानिंग को एक फेडरल लेवल पे कंट्रोल करना चाहते हैं। और तीसरा, रेजोल्यूशन ऑफ ECP अपॉइंटमेंट डिस्प्यूट्स। ये मोटे मोटे वो फैक्टर्स हैं जो 27वीं आईनी तरमीम हिट करना चाहती है। इसका एक ज़रा हल्का सा मेरे ख्याल है बनता है कि हम डीप डाइव कर लें। सबसे पहला इशू था जो आर्टिकल 243 का कि जनाब आपकी जो कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं वो किसके अंडर होती हैं। इस पे इज़रार खुरो साहब ने बड़ी अच्छी ट्वीट में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को ज़िया साहब ने अमेंड किया और सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस की पावर प्रेसिडेंट में वेस्ट कर दी। नवाज शरीफ साहब ने ये प्रेसिडेंट से उठा के 97 में पार्लियामेंट को देगी, और 2002 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो मुशर्रफ साहब ने दिया, उन्होंने वापस ये प्रेसिडेंट के पास पावर कर दी जो वो खुद थे। तो यानी कि चीफ एंड प्रेसिडेंट डिफैक्टो एक हो गए। 2010 की 18वीं तरमीम में जहाँ पे प्रेसिडेंट का एक सिंबॉलिक फिगर रखा गया, वो पावर इफेक्टिवली फेडरल गवर्नमेंट को दे दी। अब इस वक्त टेक्निकली स्पीकिंग फेडरल गवर्नमेंट इज़ इन चार्ज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब हमने चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया, वो 4 स्टार से 5 स्टार बन गए। ऑल ऑफ अ सडन एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। फील्ड मार्शल एक लाइफ टाइम पोजीशन या ओहदा या एजाज़ होता है। ये तीनों लफ्ज़ डिफरेंट मायने रखते हैं बाय द वे। ये एजाज़ भी होता है फॉर परफॉर्मेंसेज इन इंडिया वाली बैटल, वाकई वो काबिल तारीफ़ थे। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैटर बनता है कि उनकी पोजीशन की लीगल फ्रेमवर्क में जस्टिफिकेशन क्या है। अब इसके अंदर कई मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आ रहे हैं कि जनाब वो एज चीफ कंटिन्यू कर सकते हैं वाइल बीइंग फील्ड मार्शल। यहाँ पे ये भी ओपिनियन आ रहा है कि उनके नीचे एक वाइस चीफ अपॉइंट कर दिया जाए 4 स्टार का, जो आर्मी की डे टू डे करे और फील्ड मार्शल हर चीज़ ओवरसी करे। और एक ओपिनियन 27वीं तरमीम में ये भी आ रहा है कि ये पावर वेस्ट ही फील्ड मार्शल के ओहदे में कर दी जाए कि जनाब यू आर द सुप्रीम ओवरलॉर्ड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। यानी कि जो एक पुल एंड पुश मैकेनिज्म था बिटवीन डिफरेंट पावर स्ट्रक्चर्स, वो ख़त्म कर दिया जाए, बता दिया जाए डिफैक्टो दिस पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड। और अब जब आप अमेरिका की पोजीशनिंग देखते हैं पिछले 2-3 महीने से कि जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम इकट्ठे लिया जाता है, अमेरिका ने सिग्नल दे दिया कि पाकिस्तान में 2 कुव्वतें, एक कुव्वत है आपका प्राइम मिनिस्टर और एक कुव्वत है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये 27वीं आईनी तरमीम उस डिबेट को ख़त्म करने के लिए है कि बेसिकली दुनिया को अनाउंस करने के लिए है कि जनाब डिफैक्टो हर चीज़ हमारे चीफ के पास ही है। और इसका प्राइमरी पर्पज़ ये है कि ताकि हमें ये परेशानी ना हो जिस तरह हमारे डिक्टेटर्स को रहती थी कि प्राइम मिनिस्टर हमें तंग कर सकता है। डिक्टेटर्स की ख़ास क्वालिटी होती थी, वो प्राइम मिनिस्टर्स चेंज करते रहते थे। उनको इशू नहीं होता था कि आज जुनेजो को डिसमिस कर दो, जमाली को निकाल दो, उसको रख लो, जब तक कि ऐसा बंदा ना मिले जो शौकत अजीज़ हो, जो बिल्कुल हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें ऑपरेट करे। इनफैक्ट 27वीं आईनी तरमीम जिस कंडीशन में पास होने जा रही है मार्केट के अंदर, उसको कोई अपोजिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे के पूरे 2024 के इलेक्शन के बाद नैरेटिव और पॉलिटिकल रियलिटी ये थी कि जितनी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो पावरफुल हल्के की बैकिंग से हैं। जिस वक्त वो थोड़ी सी जेर ज़बर पेश करने की कोशिश करते हैं, वो बैकिंग हटती है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस टेक ओवर करती है, ये गवर्नमेंट गिर जाती है। ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट अब गवर्नमेंट ने जो स्टांसेस ले लिए पिछले 2 साल से, उनकी मजबूरी है ये पास करना, क्योंकि उनका सर्वाइवल एट स्टेक है। व्हेन यू प्ले अ गेम जो डेमोक्रेसी से हट के होती है, जब आप पावर कॉरिडोर्स के थ्रू चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसके आउटकम्स यही निकलते हैं। जितनी बाकी शिकें हमने आपको बताई हैं, ये सब फ्रूई हैं। यही वो शिक है जिसके लिए 27वीं तरमीम आ रही है। बाकी सारी शिकें आंख मचोली के लिए टग ऑफ वॉर होंगी कि हम NFC अवार्ड को रिव्यू नहीं करते। आपको ये जो एथनो नेशनलिस्ट मिलते हैं मार्केट के अंदर, वो तालियां बजाएंगे कि हमने सिंध बचा लिया, हमने KP बचा लिया, हमने बलूचिस्तान बचा लिया। हजूर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से।
आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। आपको NFC अवार्ड मिल भी जाए, जब आपके सूबे की गवर्नमेंट डीप स्टेट चुन रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है? लाइक बलूचिस्तान के अंदर अगर NFC अवार्ड आज 1 लाख अरब हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब आपका पूरा का पूरा पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? अगर सिंध के अंदर PPP और ज़मींदारों के समझौते से पार्लियामेंट बनता है तो उसको 1 लाख अरब दे दें तो सिंध के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर KP के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपने बनाया हुआ है, जहाँ पे इन ए प्रेस ब्रीफिंग हमें DGISPR साहब बता रहे हैं कि 10 से 11,000 एकड़ जगह है, शायद उससे भी ज़्यादा, जहाँ पे पॉपी उगाई जा रही है, जिसमें लोकल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। और ये एक्चुअली TTP जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नार्को टेररिज्म का एक वेव है, जहाँ पे वो नारकोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं फंडिंग के लिए। तो वहाँ पे भी NFC अवार्ड किसको मिलता है? बेमायनी हो जाता है। जब तक आपके पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, ये सब कुछ फ्री है। जहाँ तक जजेस की बात है, आपका जुडिशल सिस्टम मफलूज हो गया है। इसके बाद अगर वो ऑफिशियली ये डेजिग्नेट कर दें कि जनाब गवर्नमेंट किसी को कहीं भी अपॉइंट कर सकती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ECP की रूलिंग की क्या वैल्यू है आज? अगर दोबारा ही ECP के हेड को लगा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि ECP के गलत फैसले अगर आपको लगते हैं, आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं, तो जिन अदालतों में आप जाते हैं वो भी वही फैसले दे रहे होते हैं, तो आप स्टक हो गए। इस 27वीं तरमीम से जो असली आर्टिकल 243 के लिए है, टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द फील्ड मार्शल रोल, कि उनकी लीगल स्टैंडिंग क्या बनती है कानून के मुताबिक। इसके बाद एक्चुअली आपका सिस्टम सीधा हो जाता है। यू नो कि आप कुछ नहीं कर सकते, एज अपोज टू ये जो एक सिली गेम हम खेलते हैं कि ओ नहीं, अगर हम ये एहतजाज कर लेंगे या फिर अगर हम ये बात कर देंगे तो शायद कुछ टर्न अराउंड आ जाए। टोटल PTI का जो फोकस था वो ये था कि ट्रंप का री-इलेक्शन हो, और ट्रंप जो बेसिकली एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो एज इंटरनेशनल वॉचडॉग हमारी गवर्नमेंट को मजबूर करे। इस वक्त पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी पोजीशन नहीं है जो ट्रंप और सऊदी अरेबिया के साथ अलाइन नहीं है। ट्रंप और सऊदी अरेबिया सुबह उठते हैं और कहते हैं जनाब फ़लाँ मुल्क बड़ा अच्छा है, हम कहते हैं बहुत अच्छा है। कहते हैं फ़लाँ मुल्क ठीक नहीं, हम कहते हैं हाँ हमें भी शक था कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। फ्रीडम ख़त्म, जमहूरियत ख़त्म। लिटरली आप इस वक्त अपने फाइनेंसेस को भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। सरकार आपको बताएगी कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हर सोशलिस्ट की वेट ड्रीम अचीव कर ली है हमने। लेनिन वापस आ रहा है, माओ वापस आ गया है। मेरा ख्याल है कि जितने लोग थे जो कहते थे कि इमरान खान का दौर अथॉरिटेरियन था, जो था, मेरा ख्याल है वो उसको देखते हुए कहते होंगे शायद जमहूरियत ऐसे लगती थी, शायद फ्रीडम्स ये होती थी। ज़ियाउल हक साहब ने जुल्म और बर्बरियत की दास्तान कायम की थी, लेकिन ये वो भी नहीं कर सके। वो भी सोच रहे थे चौरी कुछ रह गया। ये क्यों आप कर रहे हैं? ये आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपने फाइनली एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हम पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते, हम पाकिस्तानी नहीं बनाना चाहते, हम वर्कफोर्स बनाना चाहते हैं। इस वक्त तरबेला के अंदर $680 बिलियन का गोल्ड आपने डिस्कवर कर लिया, लेकिन ये मेरे और आपको बेमायनी, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये 1 ट्रिलियन के वजह में क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम ये गवर्न ही नहीं कर सकते कि वो एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, वो एक्सपोर्ट किसको होगा, इसका जो रेवेन्यू आएगा वो लगेगा कहाँ, क्योंकि उसका गवर्निंग मैकेनिज्म था डेमोक्रेसी, हमने ख़त्म कर दी। लेकिन वो डिस्कवर हो गया है, SIFC को रिपोर्ट हो गया है, उसके एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी से बात हो रहे हैं, वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उस पैसे का क्या होगा वी डोंट नो। जो डेली का 25 अरब सरकार लोन लेती है वो कहाँ जाता है वी डोंट नो। पंजाब गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती है PR पे, उसका क्या होता है वी डोंट नो। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के वो ऐसे नहीं होता कि आप किसी प्री हिस्टोरिक साइट पे जाते हैं, मान को आर्कियोलॉजिकल डिग होता है, तो आप कहते हैं यहाँ पे शायद बिल्डिंग होती थी किसी ज़माने पे,
उसके शवाहिद मिलते हैं। या अगर आप दीपालपुर चले जाएं तो जो सिखों ने किले तबाह किए थे पठानों के, वो देखें तो कहते हैं कुछ निशानियां नज़र आती हैं। तो यहाँ पे एक ज़माने में शायद जमहूरियत एक टूटी फूटी होती थी, उस पर आपने रंदा फेर दिया। आज के बाद अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा कि जनाब कि जनाब जमहूरियत, सर बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है, रियलिटी इतनी ब्लीक है जितनी हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारे राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, जो बाय द वे विक्टिम रह चुके हैं मिलिट्री ब्रूटैलिटी को, ही नोज क्या होता है। उनकी मूछें एवं नहीं शेव हुई थी, वो कहते हैं जनाब एवं सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, ये तो बात ही कोई नहीं है। अच्छा क्या है, वो ठीक भी रहे हैं, कहते सर 2 साल से जो हम चीज़ें कर चुके हैं उसके बाद एक ही गल है। मसलन हमने एक जमात के 10,000 बंदे अंदर कर दिए, दूसरी जमात के 5,000 बंदे अंदर कर दिए। हमने केपी में खुला ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, बलूचिस्तान में हम रिपोर्टिंग ही नहीं होने देते, ठीक है। इंटीरियर सिंध में एक और ही मजाक चल रहा है और सीसीडी दिन दिहाड़े बंदे मार रही है। तो उसके बाद 27वीं तरमीम क्या चीज़ है, क्या है वो ठीक रहे। राना सनाउल्लाह हमेशा झूठ में भी सच बोलते हैं, टोनी मोंटाना है वो, और ये उन्होंने हमारा मेंटल मेकअप बना दिया है। इस सारे के दौरान हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक अदारा बना था NCCIA, वो बेचारे वो काम भी नहीं कर सके। अब FBR कहता है कि हम मैदान में आएंगे। FBR कैसे कहता है? NCCIA का काम था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत पैसे कमा रहे हैं, जो ज़्यादा उछल रहे हैं, दीज मिडिल क्लास पीपल, इन पे क्रैकडाउन करो ताकि अवाम की जो नफ़रत है वो डायरेक्ट की जा सके इनकी तरफ। तो जब NCCIA का कोलोसल फेलियर हुआ और लिटरली साबित हुआ कि दे आर बेसिकली मोलेस्टिंग, अनफॉर्चुनेटली नो लाफिंग मैटर, मे बी रेपिंग एंड लूटिंग पीपल, जिस तरह मिडीवल वाइकिंग्स हैं, ठीक है। तो अब FBR कहती है हम मैदान में आएंगे। FBR क्या इंकशाफ करती है? FBR कहती है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटेल स्क्रूटनी वी हैव ए लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल जो लाइफस्टाइल मॉनिटर करता है। यानी कि FBR ने 13-14 साल के लड़के रखे हुए जो इंस्टाग्राम टिकटॉक पे डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, यार ये लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, इसका बैग कहाँ से लिया है इसने। इसमें उन्होंने डिस्कवर किया है कि एक फिनटेक है लाहौर में, नाम क्या है वो नहीं बताया, लेकिन जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि जाहिर है शोदेबाज तो है कौन, तस्वीरें तो लगी हुई है। He is owner of Lahore-based fintech company. He owns 30 luxury cars worth 2.74 crore rupees. एक गाड़ी है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर जिसका सुनील भाई ने रिव्यू भी किया हुआ है। एक रोल्स रॉयस फैंटम सिल्वर है, एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर काली, यानी कि एक एवेंटाडोर पीली और एक काली है। यू नो लाइक डे एंड नाइट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे साबुन ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, अगले ने 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं सुबह शाम के लिए, उनके पास वो हैं। और उनकी जो व्हीकल्स हैं वो नॉट डिक्लेयर्ड एंड टैक्स फाइलिंग्स, लेकिन उन्हें कैसे पता चला ये व्हीकल उनके नाम है, वी डोंट नो। 2019 में उनका जो फाइलिंग इनकम डिक्लेरेशन थी वो रिवाइज मल्टीपल टाइम हुई, वो 3.4 मिलियन थी। 2020 में 5 लाख से 2.9 मिलियन थी, यानी कि बेसिकली एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है लुबे लुबा। और उनकी गोल्ड की होल्डिंग्स 10 तोले से 50 तोले होगी। उनके पास जानवर वर्थ 1 करोड़ है, हालांकि उनका कोई एग्रीकल्चर लिंक नहीं है। आई डिडंट नो कि जानवर लेने के लिए आपको एग्रीकल्चर लिंक होना चाहिए। और कैश रिजर्व 73 मिलियन के हैं। लग्जरी वॉचेस वर्थ 23 मिलियन है। और दूसरा केस, ये पहला केस था, ठीक है, वो है एक फीमेल इन्फ्लुएंसर का। वो उन्होंने ट्रैवल बहुत किया, 25 दफ़ा 2021 से 2025 उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है। ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन क्या है? UAE। आई डिडंट नो दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशन का नया नाम था। तो इंक्लूडिंग ट्रिप्स टू यूरोप, USA, कनाडा, UAE, टर्की, मालदीव्स एंड अदर्स क्या रह गए, यही वो मेन डेस्टिनेशन हैं। और उन्होंने 25+ ममालिक ट्रैवल किए हैं। और जो इनकी इनकम सोर्स है वो जस्टिफाई थी, जिससे FBR ने रिड्यूस किया है कि उनकी अनडिक्लेयर्ड इनकम सोर्स है। वैसे दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशन की अमूमन कैश ट्रांजैक्शनें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई बाय चेक एज ए एम्प्लॉई पे कर रहा होता है, लेकिन लोग सुना है कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, कुछ सियासतदानों की ऐसी भी स्टोरीज हैं। तीसरा केस है इस्लामाबाद मॉडल इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर। उनके पास लुई विटॉन, गुची, डियोर, रोलेक्स, लग्जरी अपैरल की चीज़ें थी जो सेंस नहीं बनाती थी। उन्होंने होंडा से डायरेक्ट लैंड क्रूजर V8 ले ली जो सेंस नहीं बनाता था। 13 मुल्कों में उन्होंने ट्रैवल किया, UK, टर्की, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मालदीव्स। और जो उसी टाइम की उनकी डिक्लेयर्ड इनकम्स थी वो
मुनासिब नहीं थी। अब ये लोग जाएंगे मेजर टॉक शो से बताने के लिए हमने सारा क्रिमिनल सिंडिकेट पूरे पाकिस्तान का पकड़ लिया है। ये जो बेचारे लोग अपना को प्रोस्टिट्यूट करते थे व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए और यूएई के रॉयल्स के लिए। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये आपको समझना होगा। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आपको मेन मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट किया जाए। आप आवाम को सेगमेंट कर दें, उनके लाइक्स डिसलाइक्स का जो डेटा हम माइन कर रहे हैं इन द बिलियंस, ये जो डेटा माइनिंग होती है टिकटॉक ये सब, ये गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव देता है कि आप आवाम को लिटरली किन ट्रैप्स में फंसा सकते हैं, कि लिटरली आप लोगों को सेक्स, मनी, कार्स, लग्जरी कमोडिटीज़ के ट्रैप्स में फंसाएं ताकि उनका मेन फोकस हटा रहे। और गवर्नमेंट इसमें बहुत इफेक्टिव रही है। आपके जितने भी सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे के सारे नॉन सीरियस कंटेंट के हैं और बाकायदा उनको सरकार की पुष्टपनाही हासिल होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो इन्फ्लुएंसर्स मुलव्वस हैं, वो तो बेचारे बच्चे हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन रियासत को पता होता है क्या हो रहा है। एम ही नहीं, टॉप इन्फ्लुएंसर्स को बुला के गवर्नर्स, स्पीकर असेंबलीज़, प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स पेटरनेज दे रहे होते हैं। एक तो उनका कोई परसीव्ड फ्यूचर वोट बैंक होता है, उसको कैच करना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको फ्रॉम द रियल ट्रेजिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। जो मोहसिन दावड़ साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है, उन्होंने अगर एनएफसी अवार्ड रिवाइज होता है तो बेसिकली जो आपका आखिरी एक सॉर्ट ऑफ सुपरफिशियल लेयर रह गया कि हम एक फेडरेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान की सिचुएशन ऑलरेडी टेनुअस है एज ए फेडरेशन, जहाँ पे हर सूबे में इंतशार फैली जा रहा है, वो भी रियासत की हरकतों से, बाहर से आगे कोई हरकत नहीं। अक्सर औक़ात हम सोचते हैं अल्लाह माफ़ करे हमारे दुश्मनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद बहुत बड़े तनतर खान हैं, हम इंटरनल डिस्प्यूट्स इस तरह के क्रिएट करते हैं। तो ये है जी 27वीं आईनी तरमीम का कंक्लूजन। और लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है, ये पास होती है कि नहीं। मेरी ज़ाती राय है कि पास होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज़ नवंबर के अंदर हम सबको पता है कि चीफ़ की एक्सटेंशन या फिर उनकी पोजीशन के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं हर तरफ से। तो उसको एक फाइनलिटी की तरफ लेके जाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जो करंट कंडीशन है पार्लियामेंट की वो करना खासी आसान हो जाता है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।